मैं अपना आवास भी मैं बदलूंगा, क्योंकि ये आवास बहुत पब्लिक हो चुका है। इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। संतोष रेणु यादव ने यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल संतोष रेणु यादव ने यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि उनके कारण कोई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव पर हमला करे। आपको बताते चले कि पप्पू यादव ने एसपी को फोन कर संतोष रेणु यादव पर एफआईआर दर्ज करने को कहा था और उसे जेल भेजने को कहा था। और इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की इसलिए बदनामी हो रही थी क्योंकि उन्होंने उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ था यदुवंशी सेना का। और संतोष रेणु यादव हर एक जाति को गाली गलौज करता था, हर एक व्यक्ति को गाली गलौज करता था। और उसी को लेकर के संतोष रेणु यादव के बारे में कहा जा रहा था कि इसको, अब ये भी आ रहा था बात कि संतोष रेणु यादव को मारने की बात आ रही थी। बहुत सारे जाति विशेष के लोग, जिन जिन लोगों को वो गाली दे रहा था, वे लोग इस ताक में थे कि कब मौका मिल जाए और संतोष रेणु यादव को लप्पर थप्पड़ लगाया जाए। अब इसको लेकर संतोष रेणु यादव ने यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे आपको हम संतोष रेणु यादव का वो बयान भी सुनाने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि संतोष रेणु यादव बहुत डरा हुआ है। और पप्पू यादव ने जब से उसे ये दिया है, चेतावनी दी है, तब से वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। और बताया जा रहा कि वो लैट्रिन बाथरूम भी नहीं जा पा रहा है। अब आगे आप संतोष रेणु यादव को सुनिए। छीटाकाशी और आदरणीय पप्पू यादव जी और मेरे बीच में जो आदरणीय पप्पू यादव जी के द्वारा जो एक प्रकरण शुरू किया गया, उस प्रकरण से मैं अपना रास्ता मोड़ रहा हूं, क्योंकि आज तक हमने कभी सोचा नहीं था, ये कभी मस्तिष्क में कभी नहीं बातें आई थी और कोई ऐसा मिला भी नहीं जो मजबूर कर दे मुझे अपनी मंजिल पे चलते हुए रुक जाने से। लेकिन बात जब, लड़ाई जब घर में शुरू हो जाए ना, तो फिर वहां पे एक को चुप ही हो जाना ज्यादा बेहतर हम समझते हैं। और उसमें भी लड़ाई जब स्वयं के लिए ना हो, समाज के लिए हो, और आपके गार्जियन ही अगर आपको समाज से दूर करना चाह रहे हो, तो फिर वहां पे भाई जिंदा रहेंगे तब ना समाज सेवा करेंगे। सबसे जो अहम चीजें हैं कि जीवित रहेंगे तब ना आप सबके बीच कभी भी वो ऐसा वक्त आएगा तो आ सकेंगे, या जीवित रहेंगे तो आपके फोन पे भी जहां तक हो सकेगा आपका मोरली सपोर्ट कर पाएंगे। जब जीवित ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या समाज सेवा कर पाएंगे। साथियों, अब ये जो हमारी और आदरणीय पप्पू यादव जी की जो प्रकरण है, वो कुछ उसी लेवल पे पहुंच चुकी है। तमाम तरह की बातें आप देख रहे होंगे, वो चीजें कि किस प्रकार से हमसे जलन है उनको, कि बिना मीडिया के द्वारा नाम लिए भी वो जबरदस्ती हमारा नाम लेकर के वो मीडिया में घसीट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि संतोष रेणु करेगा भी तो हमारा क्या करेगा, क्या उखाड़ पाएगा हमारा। और जाहिर सी बात है, हमें उनसे लड़ना भी नहीं है। ऐसा थोड़े है कि हम अपने पेट के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, या हम अपने परिवार के लिए, जो हमारा अपना, जो खास करके जो मेरा निजी जीवन है, निजी मेरे परिवार है, उनके लिए हम थोड़ी लड़ाई लड़ रहे थे।
ये लड़ाई मेरी समाज के लिए जारी थी। और मुझे अब एहसास होने लगा है, क्योंकि 6-6 बार मैं अपने ऊपर जानलेवा हमला महसूस किया है, मैंने झेला है। ये बातें मैं मीडिया में नहीं बताता हूँ। इसलिए नहीं बताता हूँ कि ताकि मेरे भाई लोग जो मुझे प्यार करते हैं, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें। लेकिन 6-6 बार मैंने झेला है। तो इसके बावजूद मैं आप सबों के बीच में आता रहता था। ना कभी जान गँवाने का डर, ना कभी अपनी चिंता। पैकेट में पैसा हो, नहीं हो, दोस्त यार किसी से कर्जा लेकर के किसी भी तरीके से, जब भी आप लोग याद किए, भरपूर कोशिश किया कि आपके दरवाजे तक पहुँचूँ, आपके संकट, आपके कष्ट में। हाँ, भले किन्हीं के यहाँ शादी-ब्याह होती है, किन्हीं के यहाँ खुशी का माहौल होता है, तो मैं पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, क्योंकि खुशी के माहौल में सभी लोग पराए भी अपने बन जाते हैं, और जब वक़्त बुरा होता है, तो अपने भी मुँह मोड़ लेते हैं। तो इसलिए मैंने अपने जीवन में एक उद्देश्य डाला कि किन्हीं की खुशी के माहौल में मैं शामिल हूँ या ना हूँ, किन्हीं के बर्थडे विश करूँ या ना करूँ, किन्हीं का शादी में अटेंड करूँ या ना करूँ, लेकिन अगर कोई मुसीबत में रहेंगे, तो उन्हें उस मुसीबत में शक्ति प्रदान करने के लिए, मुसीबत से बाहर निकालने के लिए मैं वहाँ अपने आप को ज़रूर लेकर के जाऊँगा। और इन्हीं कोशिशों के चलते, इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सबों के बीच में आता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हाँ, ये हमें एक दिन ऐसा लेकर के चला जाएगा, एक दिन ऐसा हमें बना देगा। आप लोग जो हमें प्यार करते थे, बहुत हम खुश रहते थे। बहुत लोग मुझे टारगेट भी करते थे, जो अपने नहीं थे, जो गैर लोग थे वो टारगेट करते थे। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मेरे अपनों से भी इस प्रकार से तनाव झेलना पड़ेगा, इस प्रकार से कभी कोई अपने भी टारगेट करेंगे। ऐसा नहीं कि पप्पू यादव जी को मैं कभी कभी भी 1% क्या कि 1% का 1 लाखवाँ हिस्सा भी मैं कभी गैर माना ही नहीं। अगर मैं गैर मानता पप्पू यादव जी को, तो पप्पू यादव जी जब लॉकडाउन में जब जेल जा रहे थे, तो मैं इतना मजबूती से उनके समर्थन में आवाज़ नहीं उठाता। हाँ, 1-2 बार हुई है वो चीज़ें, 1-2 बार पप्पू यादव जी की तरफ से वो चीज़ें यदा-कदा आती थी कि संतोष रेणु को हमारे पार्टी में मिला दो, हमारे पार्टी में संतोष रेणु यादव को बुला दो। लेकिन हमें राजनीति नहीं करनी थी। हमें ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव जी से नफ़रत, किन्हीं से, ऐसा कुछ हमको नहीं है। लेकिन भैया हमें राजनीति नहीं करनी, और मैं अगर राजनीति के तौर पे अगर मैं किन्हीं को जानता हूँ, तो मैं 3 व्यक्ति को जानता हूँ। परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, परमादरणीय श्री रामविलास पासवान जी को, और परमादरणीय श्री नीतीश कुमार जी को। ये त्रिभुज जो कि बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और बिहार की जनमानस को उस शोषण के दौर से बाहर निकाला, शोषण के दौर में मजबूती प्रदान किया। हमारे नजर में चाहे वो पप्पू यादव जी हों या उनके समकक्ष कोई भी हो, वे सभी लोग इन तीनों जो त्रिभुज के जो स्तंभ थे, इनके एहसान से कभी जुदा नहीं हो सकते। और इन तीनों त्रिभुज के स्तंभों का प्रमुखता से अगर किसी ने लीड किया, तो वो राजा श्री कृष्ण के प्रतिमूर्ति परमादरणीय हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी ही थे। तो हम उन्हीं को बस जानते थे, और ये सच्चाई है, आप लोग भी उन्हीं को मानते होंगे, क्योंकि सामाजिक लड़ाई लड़ते लड़ते, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते पूरी जवानी को जेल में बिता दिया, लेकिन कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया उन्होंने। वो चाहते तो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करके देश के प्रधानमंत्री होते, देश के राष्ट्रपति बन जाते, लेकिन उन्होंने कभी सिद्धांतों के साथ समझौता करना उचित नहीं समझा। हम भी
लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, लगातार। ऐसा नहीं है कि 14% की जो आबादी है वो हमको गोली मार रही है, ऐसा नहीं है। 14% के इंसानों से मेरी लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी नीतियों से मेरी लड़ाई है। उनकी जो नीतियां हैं, वो नीतियां जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़वा देती है, वो नीतियां जो हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम भाइयों को पाकिस्तान भगाने की बात कर देती है, वो नीतियां जो आदरणीय जीतनराम मांझी जी के मूर्ति पूजन के बाद मूर्ति को अपवित्र मानते हुए मूर्ति धुलवा देती है, उन नीतियों का विरोध मैं करता हूं। और उन नीतियों से मुझे प्रॉब्लम है। वो नीतियां जो हमारे समाज में भेदभाव का बीज बोती है, उन नीतियों से मुझे प्रॉब्लम है। मुझे 14% जाति से या जो लोग हैं उनसे क्या प्रॉब्लम होगा। 14% में ही स्वामी विवेकानंद जी भी आए, मैं तो उनका पूजा करता हूं। 14% में ही सुशांत सिंह राजपूत जी आया करते थे, जिनके लिए मैंने 24 घंटा का अनशन रखा। मुझे 14% के लोगों से नफरत नहीं है, उनकी नीतियों से नफरत है, जो सामने वाले व्यक्ति को अछूत मान करके उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मूर्ति को धो देते हैं। ये नीतियां मुझे पसंद नहीं है। और उसके बाद ऊपर से ढकोसला करना कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपने 14% के अलावा जितने भी लोग हैं उनको हिंदू आपने माना ही कब। मुझे लड़ाई ये लड़नी थी और हम इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। जब थाना में जाते हैं, थाना प्रभारी अगर 14% समाज से आते हैं तो बाकी समाज को बिल्कुल बहुत सौतेलापन व्यवहार और निम्न दृष्टिकोण से देखते हैं। ये दृष्टिकोण मुझे चेंज करना था, लेकिन हमें क्या पता था कि ये दृष्टिकोण चेंज करने के लिए मैं चल रहा था और उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे अपनों का ही सामना करना पड़ जाएगा। ये हमने कभी नहीं सोचा था। तो हमने फाइनली यही सोचा कि अब ये सामाजिक लड़ाई अब जहां तक होगा मैं अपने घर पे बैठ करके ही करूंगा, क्योंकि हमारे पास ना कोई सुरक्षा है, कोई सुरक्षा नहीं है हमारे पास। अगर आप लोग को लगता होगा कि बहुत सुरक्षा है, तो हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। और ना हमारे पास इतना पर्याप्त धन है कि जिससे मैं अपने आप के लिए मैं 4-5 में बॉडीगार्ड रखूं, बाउंसर रखूं। इतना हमारे पास संपत्ति नहीं है। अगर इतना संपत्ति होगा भी ना, मान लीजिए अगर एक बाउंसर को 20,000 रुपया दूंगा, 25,000 रुपया दूंगा, 5 बाउंसर रखूंगा तो 1.25 लाख रुपया खर्चा होगा। उतना में हम 10 परिवार को, 20 परिवार को महीना में कुछ मदद कर देंगे। तो इसलिए मुझे शो ऑफ करने का मुझे कोई शौक नहीं है। और रही बात की हमारी जिंदगी पे, हमारे परिवार वालों का भी हक है। जब से आदरणीय पप्पू यादव जी की टेढ़ी निगाह मेरे पे हुई है, हमारे परिवार वाले भी बहुत भयभीत हो गए हैं। क्योंकि अब हम ये नहीं करें कि पप्पू यादव जी का क्या इतिहास रहा, क्या नहीं रहा, लेकिन जो भी बात हो, पप्पू यादव जी कैसे व्यक्ति हैं ये किन्हीं से छिपा हुआ नहीं है। और हम उनसे लड़ नहीं सकते, हम उनसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे हैं। हमें भी अपने बच्चों का चेहरा देखना है। हमारे बच्चे भी ये चाहते हैं कि पापा दुनिया में रहें। पप्पू यादव से हम नहीं लड़ सकते। हम हाथ जोड़ करके हम पप्पू यादव जी से क्षमा चाहते हैं कि हमें रहने दीजिए, हम नहीं जाएंगे समाज में। जाइए, आप ही जाइए, आप जाइए, आप खुश रहिए, खूब नाम कमाइए, प्रधानमंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, राष्ट्रपति बनिए, जो बनना है आप बन जाइए। हम आपका जिक्र भी नहीं किया करते थे, जिक्र भी तो आपने ही किया। हम आपका जिक्र नहीं किया करते थे कभी। पप्पू यादव जी आप बोलिए कि कभी मैंने आपका जिक्र किया? नहीं किया है मैंने, कभी नहीं जिक्र किया। आप क्या है क्या नहीं है, बहुत बड़े हैं आप, भगवान हैं आप, हमने कभी आपका जिक्र नहीं किया। लेकिन
तकलीफ तब हुई जब एक गरीब का बेटा को आपने भरी मीडिया में, पब्लिक डोमेन में आपने बेइज्जत किया। आपने प्रशासन को उकसाया कि संतोष रेणु पे केस करो। काहे को भैया, आप हमको फोन करके बोल देते कि अरे नहीं, तुमको कहीं घूमना है, हम नहीं जाते। उसके बावजूद गलती एक दिन होती है, उसके ठीक दूसरा दिन एक और मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने कहा कि संतोष रेणु यादव जैसे ही नाम लिया तो अरे नहीं, उल्लू चल पंगा का नाम नहीं लो। ठीक है, जो आपको कहना है आप कह दीजिए, मेरी तरफ से आपको कुछ नहीं कहना। मेरी तरफ से आपको सम्मान ही मिलेगा, सम्मान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सम्मान ही मिलेगा, मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन ये जो स्थिति जो बनी है अभी, ये थोड़ी सी मेरे लिए सीख देने वाली है। और बस एक ही चीज की, अब मैं आप सबों के बीच मैं अपने आप को आने से मैं मजबूरन रोक रहा हूं, क्योंकि जान बचानी पहले जरूरी है। पहले जान बच जाए, उसके बाद समाज सेवा होती रहेगी। और आपके पास आना, हाँ, आपकी आवाजों को मैं मजबूत करते रहूंगा, आपकी आवाजों को मैं मजबूत करते रहूंगा। मैं जहां भी रहूंगा, मैं वहीं से, सोशल मीडिया का जमाना है, मैं आपकी आवाजों को मैं मजबूत करता रहूंगा यहीं से। लेकिन कोई भी मेरे भाई, कोई भी मेरे बंधु, हम जानते हैं आप मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए आप हमको बुलाना चाहते हैं, बुलाते हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, आप लोग मुझे नहीं बुलाइए, आप लोग मुझे नहीं बुलाइए। अब ये माहौल मेरे लिए खतरा से खाली नहीं है। आप बुलाएंगे हमको, लोग बीच रास्ते में टारगेट करके गोली मार देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई गाड़ी चढ़ा देगा, बदनाम आप हो जाइएगा। क्योंकि गरीबों, कहावत है ना कि अबरा के माओ सबके भो जाए। तो संतोष रेणु यादव गरीब है, इसीलिए सब लोग आसानी से टारगेट कर देते हैं। अगर हम भी होते किसी जमींदार का बेटा ना, तो शायद ऐसी बात नहीं होती। लेकिन चलिए, ये तो बहुत इनका आज का थोड़े है, ये तो जमींदार थे तब ना लालू यादव जी को टारगेट किए। ऐसा तो नहीं ना हुआ कि लालू यादव जी इनको जान मरवा दिए, चाहे इन पे केस कर दिए थे। लालू यादव जी को भी टारगेट किए, पप्पू यादव जी, तो ऐसा नहीं ना हुआ कि लालू यादव जी इन पर केस करवा दिए, चाहे इनको जेल भिजवा दिए, चाहे लालू यादव जी इनको लुच्चा लफंगा बोल दिए थे। ऐसा तो नहीं ना हुआ। लेकिन हम गरीब के बेटा हैं, तभी इसीलिए ना हमको मैंने जेल भिजवाने की बात करते हैं, डीआईजी से डायरेक्ट बात करते हैं, पब्लिक डोमेन में लुच्चा लफंगा बोल देते हैं। चलिए ठीक है, भगवान आपका भला करे, आप और आगे बढ़िए और ऐसे ही सबको लुच्चा लफंगा बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमको, हम पप्पू यादव जी, हम आप हार गए, हम आपसे हम हार गए। लेकिन हाँ, ये सोचिएगा कि आपके पार्टी में ज्वाइन कर लें, तब तो मरते दम तक ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि आप उस योग्य हैं ही नहीं, आप उस योग्य हैं ही नहीं पप्पू यादव जी। आप जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले में से हैं। लालू प्रसाद यादव जी आपको क्या नहीं बनाना चाहे, लेकिन आप तो लालू प्रसाद यादव जी की विरासत को ही हथियाने के चक्कर में लग गए थे। आपको तो तेजस्वी यादव जी से इतनी नफरत हो गई थी कि आप सीधे बोलने लगे थे कि तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाएगा तो हम संन्यास ले लेंगे राजनीति से। चुनाव जीत गए, जनता मालिक है, जनता से आप बलवान नहीं है। हाँ, हमारे जैसे लोगों से आप बलवान हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, और जो आपका जो एक ऑरा है ना, उस वजह से मानसिक रूप से सर आज भी आप मजबूत नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके ही मैं कह रहा हूं, मानसिक रूप से आप आज भी मजबूत नहीं है, और मानसिक रूप से इस जन्म के आगे 7 जन्म में भी आप संतोष रेणु का मुकाबला नहीं कर सकते सर। बस मैं इसलिए मैं समाज सेवा में अब घर घर जाकर के मैं बंद कर रहा हूं सर, क्योंकि मुझे मरना नहीं है सर। और खास करके अभी समाज को बहुत मजबूत करने की जरूरत है, समझे सर।
आप ही जैसे लोग बिहार में भाजपा जैसी पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दे देते हैं। आप तो क्या हम कहें, चलिए कोई बात नहीं। एक बात और मुझे कहनी है कि जैसे हमारे वजह से, चूंकि यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के द्वारा मुझे बनाया गया था, लेकिन हमारे वजह से बड़े भैया तेज प्रताप यादव जी के ऊपर भी पप्पू यादव जी अपनी जुबानी हमला करने का प्लान कर रहे थे। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तेजस्वी जी का कोई अपमान करे और उसका वजह मैं बनूं। इसलिए मैं पूरी पब्लिक के सामने यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, पूरी पब्लिक के सामने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आदरणीय तेजस्वी भैया और तेज प्रताप भैया का कोई अपमान करे और वो वजह मैं बनूं। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है साहब। पप्पू यादव जी, आप गलत बच्चा को आपने छेड़ दिया, गलत बच्चा को तंग कर दिया आपने। हमको कोई राजनीतिक, हमको कुछ नहीं शौक था, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मैं जहां हूं वहीं से बैठ करके मैं समाज सेवा करता रहूंगा। गाली देने की जहां तक बात है, मैं भी हार्ड गाली दूंगा, बहुत हार्ड गाली दूंगा। हमारे 86% समाज को जो परेशान करेगा, पप्पू यादव जी को हमारी गाली से प्रॉब्लम थी ना सर। अभी अब आप तो हमारा गाली सुने ही नहीं है। गाली देंगे ना सर कि छेद हो जाएगा एक कान से वो कान तक। लेकिन आप अपने हैं तो अपनों से क्या लड़ाना सर। 86% को जो परेशान करेगा, हम उसको सोशल मीडिया से उसकी 9 नतीजा हम करके रख देंगे, जब तक जीवित हैं तब तक। और हो सकता है मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं अपना आवास भी मैं बदलूंगा, क्योंकि ये आवास बहुत पब्लिक हो चुका है और मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। कुल मिलाकर के बातें यही है, क्योंकि आप सबों का स्नेह प्यार जिस प्रकार से मुझे मिलता है, मुझे महसूस होता है कि मुझे जीवित रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा मैं सुरक्षित कर रहा हूं। हाँ, जो भी बातें होंगी आपको जो भी दिक्कत होगा वैसा हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम आपकी आवाज को अपनी आवाज बना करके, अपनी आवाज को आपकी आवाज बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हो सकेगा मैं आपका सेवा करता रहूंगा। जहां तक आर्थिक मदद की बात है, मैं आर्थिक मदद, मेरे भाई, मेरे पास कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूं कि जब कॉल आता है तो मैं भी कभी इस दोस्त से, कभी उस दोस्त से कह करके कुछ मैं कलेक्ट करता हूं और तब जाकर के वो मैं आप सबों को मैं मदद कर पाता हूं आर्थिक रूप से। तो अगर आर्थिक मदद के लिए अगर आप लोग कॉल करते हैं और अगर उसमें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना का देर हो जाए तो बुरा नहीं मानिएगा। ये नहीं समझिएगा कि हम जानबूझ के नहीं कर रहे, ऐसा नहीं समझिएगा। मेरी जिंदगी आज मैं जहां कुछ भी हूं ये आप सबका देन है। लेकिन कुछ लोगों को इस पे नजर पड़ गई है, नजर लग गई है। इसलिए मैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को मैं जीवित रखने के लिए मैं आप सबसे मैं नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। आपकी लड़ाई हमेशा मैं लड़ता रहूंगा, हमेशा लड़ता रहूंगा जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मैं जीवित हूं। और आदरणीय पप्पू यादव जी, आप बहुत आगे बढ़िए ना सर, राष्ट्रपति बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, कोई बात नहीं। आपको जैसे आपको जो कहना है आप कहिए, लेकिन बहुत बार कोशिश की है कि संतोष रेणु यादव मेरे पार्टी में आ जाए। सर, आप
अच्छा काम करते ही नहीं सर, आप वैसा कुछ काम करते ना, आपका कोई नीति ना कोई सिद्धांत है सर, कैसे आपके पार्टी में आ जाए सर, कैसे आपके पार्टी में आ जाए? और इसका मतलब थोड़े होता है सर कि मैं आपके पार्टी में नहीं आऊं तो आप हमको टारगेट करने लगिएगा सर, ये कहाँ का बात होता है? हमको राजनीति सर करना ही नहीं है सर, जब करना होगा तो करना होगा, लेकिन ये गलत बात है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम आप सबको, प्रणाम। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।